नमस्कार बच्चों। आज हम भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के दौरान उग्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा करने वाले हैं। आप गत वीडियोस में देख चुके हैं कि कैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और अपने आरंभिक चरण में शुरुआती 15 साल तक वो कैसे कांग्रेसी जो नेता हैं वो जिन उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ते हैं, जिन कार्यक्रमों को अपनाते हैं, उनको उदारवादी कहा जाता है। लेकिन 1905-6 के बाद 5-6 तक कांग्रेस में ही एक नए युवा दल का उदय होता है जो कि उदारवादियों से भिन्न रीति नीति, कार्यक्रमों, उद्देश्यों को अपनाते हैं और इसी नवीन वर्ग को उग्रवादी वर्ग कहा जाता है, जिसके नेता हैं लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपसे निबंधात्मक प्रश्नों के रूप में उग्रवाद के उदय के कारण पूछे जाते हैं। तो जो उग्रवाद के उदय का जो मूल कारण है वो है भारतीय जनमानस में असंतोष की वृद्धि, और इस असंतोष की जो अभिव्यक्ति है वो उग्रवाद के रूप में होती है। बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे लोगों ने इस समय तक आते आते कांग्रेस की नीतियों का, कांग्रेस जो कि अभी जिसका नेतृत्व भी उदारवादी लोग कर रहे थे, उनका विरोध किया। और वो कहते हैं, कौन कहता है? बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अरविंद घोष ने 1893-94 में एक लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की और उसमें कहा कि कांग्रेस सर्वहारा वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और यह पूर्णतः असफल रही है। इसकी शासकों को प्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा उन्होंने दी। तो आप समझ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही और उसके बाहर भी कई सारे भारतीय लोग ऐसे हैं जो कि कांग्रेस से असंतुष्ट हैं, कांग्रेस के उदारवादी रुख से असंतुष्ट हैं। तो वो कौन से कारण हैं जिनसे उग्रवाद का उदय हुआ है? इस पर आपको 500 शब्दों का निबंधात्मक प्रश्न करना होगा, इसलिए आप इस विषय को बिंदु दर बिंदु अच्छे से समझ लें। तो सबसे पहला जो प्रमुख कारण है वो है कांग्रेस अंग्रेजी राज्य की प्रकृति को ठीक ठाक समझना। शुरुआती जो राष्ट्रवादी लोग थे, शुरुआती जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने अपने अनथक अध्ययनों और लेखों द्वारा लोगों को भारत में अंग्रेजी राज्य के सच्चे स्वरूप को समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने अलग अलग आंकड़े देकर यह सिद्ध कर दिया कि अंग्रेजी राज्य और उसकी नीतियां ही भारत की गरीबी का मूल कारण है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों को खोल कर रख दिया और कहा कि अंग्रेजी राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में बिजी है। इसी तरह आनंद चार्लू, R.N. मुधोलकर, दिनशा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय जैसे उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं ने अंग्रेजी राज्य के ढोल की पोल खोल दी। इसी तरह से
डॉक्टर रमेश चंद्र दत्त, आर.सी. दत्त, जिन्होंने भारत का पहला आर्थिक इतिहास लिखा है, और जी बी जोशी जैसे लोगों ने अंग्रेज़ी भूमि कर व्यवस्था का, अंग्रेज़ी भू राजस्व प्रणाली का, उनकी लगान प्रणाली का ठीक ठीक से मूल्यांकन किया। श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह स्पष्ट किया कि सेवाओं की भर्ती में अंग्रेज़ों की कौन सी सेवाएं, भारतीय जनपद सेवाएं, इंडियन कॉन्टिनेंटल सर्विसेज यानी ICS, इंडियन इंपीरियल सर्विसेज IES, इनमें अंग्रेज़ कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वो कहते हैं कि भाई हम भारतीय लोगों को इसमें शामिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सेवा शर्तें ऐसी बनाई हुई हैं। परीक्षा की जो आयु थी उसको 19 वर्ष कर दिया था, घटाकर 21 वर्ष से, और परीक्षा लंदन में होती थी। 19 वर्ष की आयु में भारतीय विद्यार्थियों के लिए लंदन जाकर इस परीक्षा को देना बड़ा ही मुश्किल था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो यहीं पे परीक्षा करवा लेंगे और हम तो भारतीयों को भर्ती करना चाहते हैं इसमें, लेकिन उनकी करनी से फ़र्क थी। यही कारण था कि भारतीय बच्चे भारतीय जनपद सेवाओं का, इंडियन सिविल सर्विसेज का हिस्सा नहीं बन पाते थे। तो ये बहुत बड़ा असंतोष का कारण था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही भारत की बढ़ती हुई गरीबी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया था, और फिर हर अधिवेशन में, अधिवेशन साल के अंत में हुआ करता था, हर अधिवेशन में भारतीय दरिद्रता संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाता था। और इसके लिए दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों ने अंग्रेज़ों के सैनिक और असैनिक पदों पर मिलने वाले ऊंचे ऊंचे वेतन, जो कि उस समय के संसार के सबसे ज़्यादा बड़े वेतन थे जो भारतीय सैनिक और असैनिक अधिकारियों को मिलते थे ना, अंग्रेज़ अधिकारियों को, उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा भारत पर शासन करने वाली लंदन बैठे अमले को, सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया और उसकी सारी कार्यकारिणी, उन सब पर जो खर्चा होता था वो भेदभावपूर्ण आयात नीति, अदूरदर्शी भूमिकर नीति, भारत के औद्योगिकरण के प्रति उदासीनता, भारतीयों को उच्च पदों और सेवाओं से वंचित रखना आदि तथ्यों को उत्तरदायी ठहराया गया। महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे ने एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स, MG रानाडे ने एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थशास्त्र पर निबंध, दादा भाई नौरोजी की इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और R.C. दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये दोनों नौरोजी और दत्त की पुस्तकें 1901 की हैं, इत्यादि पुस्तकों ने अंग्रेज़ों की नीतियों, स्पेशली आर्थिक नीतियों की समीक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई पीढ़ी के नेता इन्हीं पुस्तकों और तथ्यों को लेकर अंग्रेज़ी राज्य की आलोचना करने लगे और उग्र आलोचना करने लगे, और इसीलिए उग्रवाद का उदय हुआ। इसके अलावा 1892 के भारत शासन अधिनियम से भारतीयों को कुछ हासिल नहीं हुआ, जिससे उन्हें निराशा हुई। साथ ही साथ दूसरी तरफ लोकमान्य तिलक पर मानहानि का मुकदमा चला दिया गया, जिससे जनता में असंतोष फैला। 1896 में से 1900 के बीच, 1896 से 1900 के बीच अकाल पड़ा, उसमें लाखों लोग मारे गए, लेकिन ब्रिटिश शासन उदासीन रहा। इससे भी भारतीयों के बीच असंतोष और उग्र हुआ। अब है अगला कारण, भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय लोगों के बीच आत्मविश्वास पैदा कर उनमें भारत मुक्ति की भावना पैदा की। बंकिम चंद्र, विवेकानंद, स्वामी दयानंद के लेखों ने भारतीय युवा वर्ग को प्रभावित किया। बंकिम चंद्र ने 1886 में कृष्ण चरित्र लिखा। उसके प्रथम भाग में उन्होंने भारत के कृष्ण जैसे परम पुरुष के नेतृत्व में भारत की एकता के सपने देखे। उन्होंने श्री कृष्ण को एक वीर योद्धा, एक चतुर नीतिज्ञ और एक सफल साम्राज्य निर्माता के रूप में देखा।
विवेकानंद ने भारतीय वेदांत से संसार को चकाचौंध कर दिया और अपनी प्राचीन परंपराओं, अपनी प्राचीन विरासत से में एक नई आस्था उत्पन्न की और एक नया आत्मविश्वास जगाया। इसी तरह से स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम की जो विशिष्टता, अंग्रेज जिस पर बहुत गर्व करते थे, उसकी पोल खोल के रख दी। उन्होंने वैदिक संस्कृति का वह रूप दिखाया जो उस समय तक प्राय अनदेखा किया जाता था। उन्होंने बताया कि जिस समय पूरा यूरोप असभ्यता और अज्ञान के गड्ढे में गिरा हुआ था, वैदिक काल में भारत में एक उच्च सभ्यता, संस्कृति, दर्शन और धर्म का विकास हो रहा था। आप ये सोचिए, ये लोग कहाँ थे और हम कहाँ थे उस समय। इस प्रकार उन्होंने एक नया आत्मविश्वास जगाया और श्वेत जातियों की काली जातियों या भूरी जातियों से वरिष्ठता की भावना को चुनौती दी। उन्होंने राजनीतिक संदेश दिया कि भारत भारतीयों के लिए है, इंडिया फॉर इंडियंस। इसी तरह से अगला जो कारण है वो है कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष। कांग्रेस के पहले 15-20 वर्ष की उपलब्धियों, मतलब उदारवादियों की उपलब्धियों से युवा लोग संतुष्ट नहीं थे। उनका अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता और बराबरी की भावना में कोई विश्वास नहीं रह गया था। वे लोग शांतिमय और संवैधानिक ढंगों के आलोचक बन गए थे। वे मानते थे कि उदारवादी कांग्रेस की जो नीतियां हैं, याचना, प्रार्थना, प्रतिवाद, पिटिशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। उन्होंने यूरोपीय साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए यूरोपीय तरीकों को अपनाने पर बल दिया। 1905 में लाला लाजपत राय इंग्लैंड से लौटे थे। उन्होंने देशवासियों को बताया कि अंग्रेज़ी प्रजातंत्र जो है वो अपनी समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि उसके पास भारतीय समस्याओं के लिए कोई समय नहीं है। वहाँ के समाचार पत्र हमारा पक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे और वहाँ किसी को अपनी बात सुनाने का अवसर प्राप्त करना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि यदि आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो स्वयं कार्य करना पड़ेगा और अपनी तत्परता से स्पष्ट प्रमाण देने होंगे। कांग्रेस का जो युवा दल था उसे राष्ट्रवादी उग्रवादी भी कहते थे, क्योंकि पुरानी पीढ़ी से ये पूरी तरह से अप्रसन्न था। उसके अनुसार कांग्रेस का राजनीतिक धर्म केवल ब्रिटिश राजा के प्रति राजभक्ति प्रकट करना है। उनका उद्देश्य केवल अपने लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यता प्राप्त करना है। वो तो पदों के ही भूखे हैं। और उनका कार्यक्रम केवल बहुत ज़्यादा भाषण देना और हर वर्ष दिसंबर मास में कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित होना है। उन पर यह दोष लगाया गया कि वे केवल मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों के लिए काम करते हैं और कांग्रेस की सदस्यता इन मध्यम वर्गीय लोगों तक ही सीमित है। नए युवा लोगों को भय था कि यदि जनसाधारण इस वो ये मानते थे कि उदारवादी सोचते हैं कि अगर नए जनसाधारण इस आंदोलन में आ गए तो उनका नेतृत्व भी समाप्त हो जाएगा। अतः उदारवादी दल वालों को देशभक्ति के नाम पे व्यापार करने का दोषी ठहराया गया। बहुत कड़ी आलोचना की गई। तिलक ने तो कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन ही बोल दिया और कहा कि जो कांग्रेस के अधिवेशन है वो छुट्टियों का मनोरंजन है, अ हॉलीडे रिक्रिएशन है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक दोनों ही उदारवादी कांग्रेस के कार्यों के बड़े आलोचक थे। तिलक ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो उदारवादी कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष और उनकी कटु आलोचना कांग्रेस का नया उभरता उग्र वर्ग करता था और इतनी कटु आलोचना करता था कि इसे उग्रवादी कहा गया। कांग्रेस की नीतियों के प्रति असंतोष ने भी उग्रवाद को जन्म दिया। इस समय कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी जिसका भी प्रभाव भारत पर पड़ा और उग्रवाद का उदय हुआ। जैसे कि भारतीयों के साथ अंग्रेजी उपनिवेशों में, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में हुए दुर्व्यवहार से अंग्रेजी विरोधी भावनाएं जाग उठी। इसके अलावा मिस्र, ईरान, तुर्की और रूस में राष्ट्रवादी आंदोलन इस समय चल रहे थे। उनके बारे में पढ़े लिखे भारतीय पढ़ते थे अखबारों में, उसका प्रभाव भी पड़ा। फिर 1896 में इथोपिया एक छोटा सा देश था, उसने शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्र इटली को, और 1905 में
छोटे से देश जापान द्वारा रूस को पराजित किया गया। इसका भारतीय राष्ट्रवादियों पर अत्यधिक प्रभाव हुआ और अभी तक जो ये भ्रम बना हुआ था ना कि यूरोप अजेय है, यूरोपियों को कोई हरा नहीं सकता, अफ्रीकी देश इथोपिया द्वारा इटली को हराना और जापान द्वारा रूस को हराना, इन सब बातों ने भारतीयों में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया कि जब वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसके बाद कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां भी उग्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी थीं। कर्जन ने भारत में 7 वर्ष तक शासन किया। यह शासन शिष्टमंडलों, भूलों और आयोगों, मिशन, ओमिशन और कमीशन के लिए प्रसिद्ध था। आपसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि कौन सा समय मिशन, ओमिशन और कमीशंस मानी, मिशन मानी शिष्टमंडल, ओमिशन मानी भूल और कमीशन मानी आयोग के लिए प्रसिद्ध था। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल मिशन, ओमिशन और कमीशंस के लिए प्रसिद्ध था, जिसकी भारतीय मन पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कर्जन ने भारत को एक राष्ट्रीय नहीं माना और कांग्रेस के सभी कार्यों को केवल मन के उद्गार निकालना, कि भाई ये सिर्फ अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं, ऐसा वो कहता था कांग्रेस के बारे में। उसकी दृष्टि में भारतीय चरित्र का मूल्य बहुत कम था, वह उन्हें झूठा और मक्कार मानता था। उसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कन्वोकेशन में बोलते हुए कहा कि सत्य का मान पश्चिम में अधिक था, मानी पश्चिमी जो देश है वहाँ सत्य को अधिक महत्व दिया जाता है, पूर्व में ऐसा बहुत समय के बाद हुआ है। उसके बहुत से अधिनियमों में जातीय श्रेष्ठता की भावना झलकती थी कि ब्रिटिश जाति यूरोपीय जाति श्रेष्ठ है और भारतीय निकृष्ट है। 1902 का दिल्ली दरबार बहुत अखरा। क्यों? क्योंकि उस समय देश में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, लोग मर रहे थे भूख से, और उसने 1902 में भव्य दरबार लगाया। इसके अलावा 1899 में कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, 1904 के कानून के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने से भारतीय राजनीतिक विचारधारा में उग्रता आई और अंततः 1905 में उसने प्रशासनिक सुशासन के नाम पर बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 सारे बंगाल को 2 भागों में, कौन कौन से 2 भाग हुए थे बेटा, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको समझना चाहिए। बंगाल को तोड़कर बंगाल और पूर्वी बंगाल बना दिया। तो पूर्वी बंगाल जो आज हमारे पास है, जिसको हम मतलब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल कर दिया गया, ठीक। तो पश्चिमी बंगाल आज भारत के पास है और पूर्वी बंगाल जो था वो बांग्लादेश के नाम से अब अलग हो चुका है। यह कार्य बंगाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कड़े विरोध की उपेक्षा करके किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत विरोध किया था कि आप इसको मत तोड़ें। इससे सिद्ध हो गया कि कर्जन और लंदन स्थित भारत की गृह सरकार लोकमत की कोई परवाह नहीं करती थी। यह स्पष्ट था कि बंटवारा धर्म के नाम पर किया गया था और हिंदू मुस्लिम द्वेष को कुरेदने का प्रयास था। पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम चले गए, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाकों को पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल इलाकों को पश्चिमी बंगाल, इस तरह से बांटा गया। और मतलब कांग्रेस विरोध करती रही, लेकिन बंगाल का बंटवारा कर दिया गया। इसलिए ये स्पष्ट हो गया कि अब याचना और प्रतिरोध प्रकट करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कुछ उग्र उपाय अपनाए जाने चाहिए। इन सभी कारणों से भारत में भारतीय राष्ट्रवाद की जो यात्रा थी उसमें उग्रवाद का उदय हुआ। अगले वीडियो में हम उग्रवादी दल के उद्देश्यों और कार्यक्रमों और नेताओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।